सुबह का टाइम होता है और प्रिया सबके लिए चाय बना रही होती है। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। वो जल्दी से सबके लिए चाय बनाती है और सबके अलग-अलग कप में डालकर सबके लिए चाय लेकर हॉल में जाती है और सबको चाय देती है। तभी उसकी सास शांति देवी चाय कप उठाते हुए कहती है, बाप रे! आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है। लगता है कि इस साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। सब चाय पी रहे होते हैं और फिर कुछ देर के बाद प्रिया फिर से किचन में जाती है और फिर सबके लिए खाने की तैयारी करने लग जाती है। उसको बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है, लेकिन वो सबके लिए खाना बनाती है और टेबल पर लगाकर सबको खाना सर्व करके खिलाती है। सब खाना खाने के बाद मर्द अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। सारा काम खत्म करने के बाद अंजलि, प्रिया और तीनों आकर छत पे बैठ जाते हैं। उन्हें उनकी पड़ोसन इस तरह से बैठा देख कहती है, अरे क्या हुआ शांति बहन, आपके घर में कोई काम काज नहीं है क्या? आप लोग फारिग होकर छत पे बैठ के हो। हम तो काम ख़त्म करके बहन जी ऊपर आए हुए हैं। इस तरह से कुछ टाइम गुजरता है और फिर शांति देवी अपने बेटे की शादी की बात छेड़ती है और घर में पंडित जी को बुलाती है कि वो अपने छोटे बेटे की भी शादी करवा सके। कुछ ही देर में पंडित जी भी लड़कियों की तस्वीरें लेकर आ जाते हैं। वो सबको लड़कियों की तस्वीरें दिखा रहे होते हैं। तभी शांति देवी को अपने लिए एक बहू पसंद आ जाती है। मुझे तो ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी अंजलि कहती है, माँ मुझे भी भाभी बहुत पसंद है। इस तरह से अगली ही देवी का पूरा परिवार मधु के घर रिश्ता लेने के लिए चले जाते हैं। रिश्ता पक्का होने के बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद ही मधु और रमेश की शादी हो जाती है। मधु दुल्हन बनी घर प्रवेश के लिए खड़ी होती है। तभी इतने में प्रिया आरती का तार लेकर आती है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। कांपते हाथों से अपनी देवरानी का घर प्रवेश करवाती है। प्रिया सारी रस्में करवाने के बाद मधु अपने कमरे में आकर लेट के जाती है। उसके कमरे में बहुत बड़ा हीटर लगा होता है और मधु के घर से आया सारा सामान ही बहुत अच्छा होता है। इस तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद अगले ही दिन जब सब हॉल में बैठे होते हैं, मधु को सब पकोड़े और चाय बनाने का कहते हैं और सब अंगीठी जलाकर उसके आले दुआले सब बैठे होते हैं। तभी इतने में सब मधु को चाय और पकौड़ों का कहते हैं। मधु किचन में जाती है और सबके लिए पकोड़े बनाने लग जाती है। सबसे पहले वो बेसन निकालती है, कढ़ाई में तेल डालकर उसको गर्म करने लग जाती है और उसमें सारे पकोड़े डालकर तल लेती है। सबके लिए चाय बनाती है और कप में डालकर चाय पकोड़े लेकर सबके लिए हॉल में जाती है, जहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। मधु उन्हें कहती है, आप लोगों को ठंड लग रही है तो आप लोग मेरे कमरे में चलकर बैठ कर पी लो। मेरे कमरे में तो हीटर लगा हुआ है तो आप लोगों को भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। ये सुनकर उसका ससुर कहता है, अरे बेटा ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम ऐसे ही यहाँ पे ठंड में बैठे कांप रहे हैं। पूरा परिवार ही मधु के कमरे में चला जाता है, जहाँ पहले से ही रमेश सोया होता है। सब रमेश को जगाने लग जाते हैं और सब उस बिस्तर पर बैठकर पकौड़े खाने लग जाते हैं। तभी मधु का देवर कहता है, अरे मधु तुम्हारे कमरे में इतनी बड़ी एलसीडी ऐसे भी चला दो। तभी वो एलसीडी चलाते हैं और टीवी देखते हुए ही पकौड़े खाने लग जाते हैं। मधु को सब दोपहर के खाने का कहते हैं। अरे मधु ऐसा करो कि दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लो, और वैसे भी अब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा। सब पकौड़े खा लेते हैं। मधु सारे बर्तन लेकर किचन में जाने लगती है और खाली प्लेटें लेकर वो किचन में पहुंचती है, जहाँ उसे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है। लेकिन मधु सबके लिए खाना बनाने लगती है। पहले वो बर्तन धोती है और उसके बाद सबके लिए खाना बनाकर टेबल पर सर्व कर देती है। उसके बाद फिर वो कमरे में जाकर सबको बुलाती है, माँ जी खाना बन गया, आप सब आके खाना खा लो। तभी पूरा परिवार फिर से खाना खाने के लिए टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। तभी जल्दी जल्दी में ही सब खाना खा रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है बाहर। इतने में मधु सबको खाना खिलाती है और अंजलि को ठंड लग रही होती है। वो अपना खाना लेकर फिर से मधु के कमरे में बैठ जाती है और वो टीवी भी चला देती है। वहीं पे पूरा परिवार फिर से आकर बैठ जाता है। ये देखकर मधु को बहुत बुरा लगता है कि उनके ससुराल वाले पूरा पूरा दिन ही उसके कमरे में बैठे रहते हैं। उसने तो थोड़ी देर के लिए ही कहा था, ये लोग तो जम ही गए हैं मेरे कमरे में। मधु को बड़ी मुश्किल से बैठने की ही जगह मिल पाती है। इस तरह से शाम हो जाती है और फिर एक दिन रमेश बैठा होता है। मधु जाकर कंबल में बैठ जाती है। तभी रमेश कहता है, मधु क्या हुआ, थक गई हो आज, लगता है कुछ ज़्यादा ही काम था। तभी मधु कहती है, जी ठंड में काम करने की वजह से थक गई हूँ मैं। तभी अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी सबके लिए चाय बनाती हैं और फिर सबको चाय देने के बाद उस सबको ही ठंड लग रही होती है। उसके बाद इतने में मधु खाने का पूछती है। तभी अंजलि कहती है, भाभी मैं तो आपके कमरे में ही बैठूंगी, मुझे हीटर चालू कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। फिर से अंजलि और शांति दोनों ही मधु के कमरे में बैठ जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरा परिवार ही कमरे में आ जाता है।
कुछ देर के बाद ही मधु अपने कमरे में आती है और फिर से उसे बैठने की जगह भी नहीं मिलती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो अपने पति रमेश से बात करती है और कहती है, रमेश ये सब कुछ क्या है? तुम अपने परिवार वालों को समझा नहीं सकते? मैंने तो थोड़ी देर के लिए उनको कहा था अपने कमरे में बैठने का और वो लोग तो मेरे सर पर ही चढ़ कर बैठ गए हैं। मधु तो क्या हुआ, वो भी अपने परिवार वालों से बात करता है लेकिन उसके परिवार वाले मानते नहीं और हॉल में हीटर लगाने का कहते हैं तो भी बिल की वजह से वो मानते ही नहीं। तभी मधु को गुस्सा आता है, वो पूरे परिवार को अपने कमरे से निकालने लग जाती है। सभी मधु का ये रवैया देखकर कमरे से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। मधु कमरा बंद कर लेती है अपना। अरे बहू ने तो कमरा ही बंद कर दिया, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तभी उसका पति कहता है, अरे हम लोगों ने भी तो हद ही कर दी थी, बहू को भी तो प्राइवेसी चाहिए। तभी मधु कमरे से बाहर आती है 1 घंटे बाद और सबको अपने कमरे में वापस बुला लेती है। तभी मधु कहती है, अब आप लोगों को पता चला कि मैं बाहर रुकना क्या, सारा दिन आप दोनों के लोगों के लिए काम करती हूँ और आप लोगों को मेरा कोई एहसास ही नहीं है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हॉल में भी हीटर लगवा लो, सब उधर बैठ जाएंगे। सब मधु की बात से सहमत हो जाते हैं और हॉल में भी बड़ा तरह हीटर लग जाता है और फिर सब आराम से हॉल में बैठकर हीटर के नीचे बैठते थे और मधु अपने कमरे में बैठती थी। इस तरह से पूरा परिवार भी हीटर के नीचे बैठा रहता था और मधु के लिए भी आसानी हो गई थी।